हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 6 विज्ञान का 12वां अध्याय विद्युत तथा परिपथ। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हम विद्युत का उपयोग अपने बहुत से कार्यों को आसान बनाने के लिए करते हैं। उदाहरण के लिए हम विद्युत का उपयोग कुएं से पंप द्वारा जल बाहर निकालने तथा जमीन की सतह से जल को छत पर रखी हुई टंकी में पहुँचाने के लिए करते हैं। अन्य कौन कौन से कार्य हैं जिनके लिए आप विद्युत का उपयोग करते हैं? इनमें से कुछ को सूचीबद्ध कर अपनी नोटबुक में लिखिए। क्या आपकी सूची में प्रकाश के लिए विद्युत का उपयोग सम्मिलित है? सूरज छिपने के बाद भी विद्युत हमारे घरों, सड़कों, दफ्तरों तथा फैक्ट्रियों को प्रकाशित करती है। यह रात में लगातार काम करने में हमारी सहायता करती है। विद्युत हमें बिजली घर से प्राप्त होती है, फिर भी विद्युत की आपूर्ति ठप हो सकती है या कई स्थानों पर अनुपलब्ध हो सकती है। ऐसे स्थिति में प्रकाश के लिए टॉर्च का उपयोग करते हैं। टॉर्च में एक बल्ब होता है। जब इसका स्विच दबाते हैं तब यह प्रकाश देने लगता है। टॉर्च को विद्युत कहाँ से मिलती है? तो अब इसके बारे में बात करेंगे। विद्युत सेल। टॉर्च के बल्ब को विद्युत सेल भी कहते हैं। विद्युत सेल का उपयोग विद्युत स्रोतों के रूप में अलार्म, घड़ी, कलाई घड़ी, रेडियो, कैमरा तथा अन्य युक्तियों में किया जाता है। क्या आपने कभी विद्युत सेल को ध्यानपूर्वक देखा है? आपने यह देखा होगा कि इसके एक ओर धातु की टोपी तथा दूसरी ओर धातु की डिस्क चक्रिका होती है। क्या आपने विद्युत सेल के ऊपर एक धन चिन्ह मतलब प्लस तथा एक ऋण चिन्ह माइनस को देखा है? विद्युत सेल में धातु की टोपी धनात्मक सिरा तथा धातु की डिस्क ऋणात्मक सिरा कहलाता है। सभी विद्युत सेलों में दो सिरे होते हैं, जिनमें से एक धनात्मक टर्मिनल तथा दूसरा ऋणात्मक टर्मिनल होता है। विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थों से सेल विद्युत उत्पन्न करता है। जब विद्युत सेल से संचित रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल कर लिए जाते हैं तब विद्युत सेल विद्युत पैदा करना बंद कर देता है। यहाँ पर एक चेतावनी है। आपने विद्युत खंभों, विद्युत उपकेंद्रों तथा अन्य स्थानों पर इस प्रकार का चिन्ह देखा होगा। यह दर्शाता है कि विद्युत का उपयोग उचित रूप से न किया जाए तो यह अत्यंत खतरनाक हो सकती है। यदि विद्युत तथा विद्युत युक्तियों को असावधानीपूर्वक बरता जाए तो यह गंभीर चोट अथवा मृत्यु का कारण बन सकती है। अतएव आपको कभी विद्युत के तार तथा सॉकेट आदि से प्रयोग करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। यह भी याद रखिए कि सुबाह्य जनित्र मतलब पोर्टेबल जनरेटर द्वारा उत्पन्न विद्युत भी इतनी ही खतरनाक है। विद्युत संबंधित सभी क्रियाकलापों के लिए केवल साधारण बैटरी का ही उपयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर आगे पढ़ते हैं। एक चेतावनी और है। विद्युत सेल के दो टर्मिनलों से जुड़े तारों को स्विच तथा बल्ब जैसी युक्तियों को बीच में जोड़े बिना आपस में कदापि न मिलाएं। यदि आप ऐसा करेंगे तो विद्युत सेल के रासायनिक पदार्थ बड़ी तेजी से खर्च हो जाएंगे और सेल कार्य करना बंद कर देगा। मतलब जो विद्युत सेल है उसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होते हैं, प्लस माइनस, उनको कभी भिड़ाना नहीं चाहिए, है ना। देखो, उस विद्युत सेल को एक नए विद्युत सेल से बदलना पड़ता है। मतलब जैसे कोई विद्युत सेल खराब हो जाता है तो उसको नया बदलना पड़ता है। टॉर्च के बल्ब में कांच का एक भारी आवरण धातु की सतह पर चिपका होता है। बल्ब के कांच के आवरण के अंदर क्या होता है? अब इस कांच के आवरण के अंदर क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो एक क्रियाकलाप है। एक टॉर्च लीजिए तथा इसके बल्ब के भीतर देखिए। आप अपने अध्यापक की सहायता से इस बल्ब को टॉर्च से बाहर भी निकाल सकते हैं। आप क्या देखते हैं? क्या आप टॉर्च के बल्ब के मध्य एक पतला तार देखते हैं? अब टॉर्च का स्विच दबाइए और देखिए कि बल्ब का कौन सा भाग दीप्त है। प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पहले तार को बल्ब का तंतु कहते हैं। यह तंतु दो मोटे तारों के बीच लगा होता है। इसे चित्र आगे इसमें दिखाया गया है। ये मोटे तार तंतु को आधार प्रदान करते हैं। इन छोटे तारों में से एक मोटा तार धातु की सतह पर धातु के ढांचे से जुड़ा हुआ होता है। दूसरा मोटा तार आधार केंद्र पर धातु की नोक से जुड़ा होता है। बल्ब के आधार पर धातु का ढांचा तथा धातु की नोक बल्ब के दो टर्मिनल हैं। ये दोनों टर्मिनल इस प्रकार लगाए जाते हैं कि ये एक दूसरे को न छुएं। घरों में उपयोग होने वाले विद्युत बल्बों की भी ऐसी ही संरचना होती है। इस प्रकार विद्युत सेल तथा विद्युत बल्ब दोनों में दो टर्मिनल ही होते हैं। इनमें दो टर्मिनल क्यों होते हैं? विद्युत सेल से जुड़ा हुआ बल्ब। आइए विद्युत सेल का उपयोग करके एक बल्ब को दीप्तिमान करने का प्रयास करें। ऐसा हम किस प्रकार करते हैं?
तो क्रियाकलाप 2 है, इसमें एक विभिन्न रंगों के प्लास्टिक का आवरण चढ़े विद्युत तार के 4 टुकड़े लीजिए। प्रत्येक तार के टुकड़े के दोनों सिरों से प्लास्टिक आवरण को हटा दीजिए। इस प्रकार दोनों सिरों पर धातु का एक तार अनावृत हो जाएगा। 2 तारों के अनावृत भागों को विद्युत सेल तथा दूसरे 2 को बल्ब से इस तरह से जोड़ना है। बल्ब के साथ तारों को जोड़ने के लिए आप विद्युत रोधी टेप मतलब बिजली के मिस्त्रियों द्वारा उपयोग में की जाने वाली टेप और सेल के लिए रबड़ बैंड या टेप का उपयोग कर सकते हैं। अब बल्ब और विद्युत सेल को अलग अलग 6 विभिन्न ढंगों से जोड़िए। जैसा कि चित्र 15.5 ए से 15.5 एफ में दर्शाया गया है। ये चित्र दिख रहे हैं आपको इस तरह से। प्रत्येक अवस्था में देखिए कि बल्ब दीप्त है या नहीं है। प्रत्येक अवस्था के लिए हाँ या नहीं लिखें। ठीक है, इस तरह से आपको जोड़कर इनको बताना है कि ये जल रहे हैं या नहीं जल रहे हैं। ठीक है, तो शुरू जो डी और ई है इनमें तो नहीं जलेंगे क्योंकि एक ही टर्मिनल से दोनों तार जुड़े हुए हैं, तो ये तो नहीं जुड़ने वाले। और बाकी आप इस तरह चेक करें। ठीक है, अभी हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। अब उन व्यवस्थाओं को ध्यानपूर्वक देखिए जिनमें बल्ब दीप्त होता है। इन व्यवस्थाओं की तुलना दूसरी व्यवस्थाओं से कीजिए जिनमें बल्ब दीप्त नहीं होता। क्या आप इस अंतर का कारण ज्ञात कर सकते हैं? तो चित्र 15.5 ए में विद्युत सेल के एक टर्मिनल से आरंभ करके अपनी पेंसिल की नोक को तार के अनुदिश बल्ब तक लाइए। अब बल्ब के दूसरे टर्मिनल से प्रारंभ करके विद्युत सेल से जुड़े दूसरे तार के अनुदिश पेंसिल की नोक को लाइए। इस कार्य को चित्र 12.5 की तरह शेष अवस्थाओं के लिए दोहराइए। क्या उन व्यवस्थाओं में बल्ब दीप्त होता है जिसमें सेल के एक टर्मिनल से वापस दूसरे टर्मिनल तक पहुंचने में पेंसिल को ऊपर उठाना पड़ता है? विद्युत परिपथ। क्रियाकलाप 2 में आपने विद्युत सेल के एक टर्मिनल को तार द्वारा बल्ब से होते हुए विद्युत सेल के दूसरे टर्मिनल से जोड़ा। ध्यान दीजिए कि चित्र 12.5 ए इसकी बात हो रही है तथा चित्र 12.5 एफ की व्यवस्थाओं में विद्युत सेल के 2 टर्मिनल बल्ब के 2 टर्मिनलों से जोड़े गए हैं। इस प्रकार की व्यवस्था विद्युत परिपथ का एक उदाहरण है। विद्युत परिपथ विद्युत सेल के 2 टर्मिनलों के बीच विद्युत प्रवाह की संपूर्ण पथ को दर्शाता है। बल्ब केवल तभी दीप्त होता है जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। किसी विद्युत परिपथ में चित्र 12.6 में दर्शाए गए अनुसार विद्युत धारा की दिशा विद्युत सेल के प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर होती है। जब बल्ब के टर्मिनलों को तार के द्वारा विद्युत सेल के टर्मिनल से जोड़ा जाता है तो बल्ब के तंतु से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यह बल्ब को दीप्तमान करती है। कभी कभी विद्युत बल्ब विद्युत सेल से जुड़े होने पर भी दीप्त नहीं होता। ऐसा बल्ब के फ्यूज होने के कारण हो सकता है। फ्यूज बल्ब को ध्यानपूर्वक देखिए। क्या इसका तंतु अक्षुण्ण है, मतलब टूटा हुआ नहीं है? विद्युत बल्ब कई कारणों से फ्यूज हो सकता है। इनमें से एक कारण है बल्ब के तंतु का खंडित होना। बल्ब का तंतु खंडित होने के कारण विद्युत सेल के टर्मिनलों के बीच विद्युत धारा का परिपथ टूट जाता है। इसलिए फ्यूज बल्ब के तंतु से विद्युत धारा प्रवाहित न होने के कारण यह दीप्तिमान नहीं होता है। क्या अब आप यह बता सकते हैं कि चित्र 12.5 बी, सी, डी तथा ई में आपके प्रयास करने पर भी बल्ब दीप्तिमान क्यों नहीं होता? अब हमें ज्ञात है कि विद्युत सेल का उपयोग कर बल्ब को दीप्तिमान कैसे किया जाता है। क्या आप अपने लिए एक टॉर्च बनाना पसंद करेंगे? तो चित्र क्रियाकलाप 3 है। एक टॉर्च बल्ब तथा तार का टुकड़ा लीजिए। पहले की तरह तार के दोनों सिरों से प्लास्टिक आवरण को हटाइए। चित्र 12.7 में दिखाए अनुसार तार के एक सिरे को बल्ब के धातु के ढांचे के चारों ओर और लपेटिए। तार के दूसरे सिरे को रबड़ बैंड की सहायता से विद्युत सेल के ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़िए। अब बल्ब के आधार की नोक तथा उसके टर्मिनल को विद्युत सेल के धनात्मक टर्मिनल पर रखिए। क्या बल्ब दीप्तिमान होता है? अब बल्ब को विद्युत सेल के टर्मिनल से हटाइए। क्या बल्ब अभी भी प्रकाशित है? क्या यह टॉर्च को ऑन व ऑफ करने के समान नहीं है? तो विद्युत स्विच। अब बात करेंगे विद्युत स्विच की। घर में तैयार की गई टॉर्च को ऑन अथवा ऑफ करने के लिए विद्युत बल्ब को विद्युत सेल की नोक से स्पर्श कराते तथा हटाते हैं। यह एक साधारण विद्युत स्विच था। इसे उपयोग करना सुविधाजनक नहीं है। हम अपने उपयोग के लिए दूसरा सरल एवं
सुविधाजनक स्विच बना सकते हैं। तो क्रियाकलाप 4 है इसके लिए, आप 2 ड्राइंग पिन, एक सुरक्षा पिन मतलब पेपर क्लिप, 2 तार तथा थर्मोकोल या लकड़ी के बोर्ड से एक विद्युत स्विच तैयार कर सकते हैं। सुरक्षा पिन की रिंग में एक ड्राइंग पेन लगाकर उसे थर्मोकोल शीट पर गाड़ दीजिए, जैसा कि चित्र 12.8 में दिखाया गया है। यह सुनिश्चित कीजिए कि सुरक्षा पिन आसानी से घूम सके। अब दूसरी ड्राइंग पिन को थर्मोकोल शीट पर इस तरह लगाएं कि सुरक्षा पिन का स्वतंत्र सिरा इसे स्पर्श कर सके। इस प्रकार जुड़ा हुआ सुरक्षा पिन इस क्रियाकलाप में आपका स्विच होगा। अब विद्युत सेल बल्ब तथा स्विच को चित्र 12.5 में दर्शाए अनुसार जोड़कर परिपथ को पूरा कीजिए। सुरक्षा पिन को इस तरह घुमाएं कि उसका स्वतंत्र सिरा दूसरे ड्राइंग पिन को छुए। आप क्या देखते हैं? अब सुरक्षा पिन को ड्राइंग पिन से हटाइए। क्या बल्ब अब भी जलता रहता है? जब सुरक्षा पिन दोनों ड्राइंग पिनों से स्पर्श करता है तब वह दोनों ड्राइंग पिनों के बीच के रिक्त स्थान को भरता है। तब इस स्थिति में स्विच को ऑन कहते हैं। चूँकि सुरक्षा पिन का पदार्थ विद्युत धारा को अपने में से प्रवाहित होने देता है, अतः विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है। इस तरह बल्ब दीप्तिमान होता है। इसके विपरीत जब सुरक्षा पिन दूसरी ड्राइंग पिन से स्पर्श नहीं करती है तो विद्युत बल्ब दीप्तिमान नहीं होता। इस तरह ड्राइंग पिनों के बीच का रिक्त स्थान बंद नहीं होता है तथा परिपथ पूरा नहीं होता। इस दशा में स्विच ऑफ कहलाता है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। स्विच एक सरल युक्ति है जो परिपथ को जोड़ या तोड़ सकती है। घरों में स्विच का उपयोग बल्ब को दीप्तिमान करने तथा अन्य युक्तियों को चलाने के लिए करते हैं। यद्यपि घरों में उपयोग होने वाले स्विच इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं, पर इसके डिजाइन जटिल होते हैं। विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक। हमने अपने सभी क्रियाकलापों में परिपथ को पूरा करने के लिए विद्युत के या धातु के तार का उपयोग किए थे। मान लीजिए परिपथ बनाने के लिए धातु के तारों के स्थान पर हम सूती धागे का उपयोग करते हैं। क्या आप सोचते हैं कि इस अवस्था में बल्ब दीप्तिमान होगा? विद्युत धारा के प्रवाह के लिए परिपथ में किस प्रकार के पदार्थ का उपयोग किया जा सकता है? आइए इसका पता लगाते हैं। तो क्रियाकलाप 4 के लिए प्रयुक्त विद्युत परिपथ से स्विच को अलग कीजिए। ऐसा करने से आपको चित्र 12.2 ए के अनुसार 2 स्वतंत्र तारों के सिरे मिल जाएंगे। इन तारों के दोनों सिरों को एक दूसरे के समीप लाएं ताकि ये एक दूसरे को स्पर्श कर सकें। क्या बल्ब जल उठता है? अब इस व्यवस्था को पदार्थों के परीक्षण के लिए प्रयोग में ला सकते हैं कि ये विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं या नहीं करते। जांच करने के लिए विभिन्न प्रकारों के पदार्थों जैसे सिक्के, कॉर्क, रबड़, कांच, चाबियाँ, पिन, प्लास्टिक का स्केल, लकड़ी का टुकड़ा, एल्युमिनियम की पत्ती, मोमबत्ती, सिलाई मशीन की सुई, थर्मोकोल, कागज तथा पेंसिल की लीड आदि एकत्रित कीजिए। चालक परीक्षित के तारों के स्वतंत्र सिरों को प्रत्येक नमूने से बारी बारी से स्पर्श करें। ध्यान रखिए कि दोनों तार एक दूसरे को स्पर्श न करें। क्या हर बार बल्ब जलता है? तो यहाँ पर एक चित्र देखा है, ये विद्युत टॉर्च का है। ठीक है, जो अपनी बैटरी होती है उनके अंदर ऐसा ही पाया जाता है। ठीक है, तो सारणी 12.1 में समान अपनी नोटबुक में एक सारणी बनाइए तथा अपने प्रेक्षणों को अंकित कीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको भरना है कि कौन सी चीज़ किस चीज़ की बनी होती है। ठीक है, और इसमें बल्ब जलता है या नहीं जलता है, ये आप अपने अनुसार कर सकते हैं। क्या आप पाते हैं कि परीक्षण के लिए उपयोग किए गए कुछ पदार्थों में तारों के स्वतंत्र सिरे लगाने पर बल्ब दीप्तिमान नहीं होता है? इसका अर्थ यह है कि ये पदार्थ विद्युत धारा को अपने अंदर से प्रवाहित नहीं होने देते। इसके विपरीत बल्ब के जलने से यह पता चलता है कि कुछ पदार्थ अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाह नहीं होने देते। जो पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं वे विद्युत चालक हैं। विद्युत रोधक पदार्थ अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते। सारणी 12.1 की सहायता से उन पदार्थों के नाम बताइए जो विद्युत चालक हैं और उन पदार्थों के जो विद्युत रोधक हैं। तो यहाँ पर विद्युत रोधक इसमें लिखने हैं, आपको विद्युत चालक आपको एक तरफ लिखने हैं। ठीक है, आपने क्या निष्कर्ष निकाला? कौन से पदार्थ विद्युत चालक और कौन से विद्युत रोधक हैं? अध्याय 4 के उन पदार्थों को स्मरण करें जो चमकदार होते हैं। क्या वे विद्युत चालक हैं? अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि तारों को बनाने के लिए तांबा, एल्युमिनियम या अन्य धातुएं क्यों प्रयुक्त की जाती हैं। आइए क्रियाकलाप 4 को स्मरण करें जिसमें हमने स्विच के साथ एक परिपथ बनाया था। जब स्विच खुली स्थिति में था तब क्या 2 ड्राइंग पिन थर्मोकोल शीट से जुड़े हुए नहीं थे? परंतु आप जानते हैं कि
थर्मोकोल एक विद्युत रोधक है। रिक्त स्थान में जब वायु होती है तब क्या होता है? क्योंकि स्विच के दो ड्राइंग पिन के बीच में जब केवल वायु थी तो बल्ब दीप्तिमान नहीं था। इसका तात्पर्य है कि वायु भी विद्युत रोधक होती है। विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक हमारे लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। स्विच विद्युत प्लग, सॉकेट, सुचालक पदार्थ से बनाए जाते हैं। दूसरी ओर विद्युत तारों, प्लग के ऊपर के भाग, स्विच तथा विद्युत उपकरणों के अन्य भाग जिन्हें लोग स्पर्श कर सकते हैं, इनको बनाने के लिए रबड़ या प्लास्टिक का उपयोग होता है। इसके लिए चेतावनी है, हमारा शरीर विद्युत का बहुत अच्छा चालक है, अतः विद्युत उपकरणों का उपयोग करते समय सावधानी बरतिए। यहाँ पर कुछ इसके सारांश हैं। विद्युत सेल विद्युत का स्रोत है। विद्युत सेल में दो टर्मिनल होते हैं, एक धन टर्मिनल, दूसरा ऋण टर्मिनल। विद्युत बल्ब में एक फिलामेंट होता है जो इसके टर्मिनलों से जुड़ा होता है। विद्युत धारा प्रवाहित होने पर विद्युत बल्ब दीप्त हो उठता है। बंद विद्युत परिपथ में विद्युत धारा विद्युत सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित होती है। स्विच एक सरल युक्ति है जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए परिपथ को तोड़ता है या पूरा करता है। जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकते हैं उन्हें चालक पदार्थ कहते हैं। जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती उन्हें विद्युत रोधी या विद्युत रोधक कह लेते हैं। इसके छोटे छोटे प्रश्न उत्तर हैं, आप आसानी से दे सकते हैं इनके उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं, पर आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है। चलो, पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक युक्ति जो परिपथ को तोड़ने के लिए प्रयोग की जाती है क्या कहलाती है? बताइए। यहाँ पर आप इसको स्विच बोल सकते हैं, स्विच कहलाती है, या फिर उसको कुंजी भी बोलते हैं हिंदी में, या फिर आप इसको स्विच ही बोलिए, ज़्यादा सही रहेगा। एक विद्युत सेल में दो टर्मिनल होते हैं, ठीक है, ऋणात्मक और धनात्मक। निम्नलिखित कथनों पर सही या गलत का चिन्ह लगाइए। विद्युत धारा विद्युत से होकर प्रवाहित हो सकती है। विद्युत धारा धातु से होकर प्रवाहित हो सकती है, बिल्कुल सही है। विद्युत परिपथ बनाने के लिए धातु के तारों के स्थान पर जूट की डोरी प्रयोग की जा सकती है, नहीं, ठीक है, गलत है ये। विद्युत धारा थर्मोकोल की शीट से होकर प्रवाहित हो सकती है, नहीं, ये भी गलत है। तीसरा प्रश्न है, व्याख्या कीजिए कि दर्शाई गई व्यवस्था में बल्ब क्यों नहीं दीप्तिमान होता है। तो यहाँ पर जो चित्र 12.13 की बात कर रहा है यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर एक बीच में एक सिस्टम लगाया हुआ है। देखा जाए तो इसका एक प्लास्टिक का जो कवर है ये विद्युत का चालन नहीं होने देता, जिसकी वजह से विद्युत का पूरा परिपथ कंप्लीट नहीं होता, और परिपथ पूरा न होने के कारण यहाँ पर विद्युत का जो बल्ब वो जलता नहीं है। चौथा प्रश्न, चित्र में दर्शाए गए अनुसार यह आरेख को पूरा कीजिए और बताइए कि बल्ब को दीप्तिमान करने के लिए तारों के स्वतंत्र स्रोत किस प्रकार जोड़ना चाहिए। तो यहाँ पर आप इनको एक तार को, जो ग्रीन कलर का तार है, आपको बताता हूँ, देखो, इस तार को आप कंप्लीट करके यहाँ पर जोड़ें इससे, ठीक है, और इस तार को आप कंप्लीट करके यहाँ पर जोड़ें, ठीक है। इस कंडीशन में ये बल्ब जल उठेगा, ठीक है। आप इसको इस तरह से चित्र बनाएं। नेक्स्ट है, विद्युत स्विच का उपयोग करने का क्या प्रयोजन है। कुछ विद्युत साधित्रों के नाम बताइए जिनमें स्विच उसके अंदर ही निर्मित होते हैं। तो यहाँ पर विद्युत स्विच का उपयोग क्या प्रयोजन है। विद्युत स्विच जो विद्युत की युक्ति है उसको बंद और चालू करने का काम करती है। बहुत सारे स्विच है, जैसे बैटरी के टॉर्च के अंदर, और हमारे घरों में उपयोग में होने वाले टीवी, रेडियो, या जितने भी सारी चीज़ें हैं सबके अंदर स्विच पाए जाते हैं, ठीक है। इनका काम जो हमारी युक्ति है, विद्युत युक्ति है, उसको बंद या चालू करने का होता है। तो ठीक है बच्चों, ये हमारे इस पाठ के प्रश्नोत्तर थे। कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे अगले अध्याय के साथ में। धन्यवाद।